एक 20 साल का लड़का नशे की हालत में रेस्टोरेंट में काम कर रहे एम्प्लॉय के साथ झगड़ा करता है और इस झगड़े में इस लड़के को चोट लग जाती है। तो अब इनसे बदला लेने के लिए ये अपने फादर से मदद लेता है और इसके फादर इन एम्प्लॉयज़ को एक सुनसान जगह पर उठा के ले जाते हैं और इन्हें खूब टॉर्चर करते हैं। तो जब ये विक्टिम्स पुलिस के पास अपनी कंप्लेन लेके पहुंचते हैं तो पुलिस इनकी कंप्लेन लिखने से ही मना कर देती है, क्योंकि इन्हें टॉर्चर करने वाला आदमी कोई आम आदमी नहीं था, ये चेबोल ग्रुप का हिस्सा था। चेबोल एक ऐसा वेल्दी ग्रुप जो साउथ कोरिया के मोबाइल फ़ोन, मीडिया, देश की इकोनॉमी से लेकर वहाँ के पॉलिटिशियंस को कंट्रोल करते हैं। और ये चेबोल इतने ज़्यादा पावरफुल है कि इनके इन्फ्लुएंस की वजह से साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को ही रिज़ाइन करना पड़ गया था। कोरियन वॉर के बाद साउथ कोरिया की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यहाँ तक कि लोगों के पास खर्च के लिए पैसे तक नहीं बचे थे और उस वक्त साउथ कोरिया दुनिया के सबसे गरीब देशों में आता था। लेकिन फिर एक लीडर आते हैं जो साउथ कोरिया की किस्मत को हमेशा के लिए बदलने वाले थे। पार्क चिन-ली इलेक्शन जीत के प्रेसिडेंट बनते हैं और पावर में आते ही सबसे पहले एक प्लान तैयार करते हैं लोगों को गरीबी से निकालने के लिए। इस प्लान में ये छोटे छोटे बिजनेस जैसे कि मछली बेचने वाले दुकानदार से लेकर मेकअप क्रीम बनाने वाले कंपनी को, ऐसे 25 से 30 छोटे बिजनेस को ये सस्ते लोन्स और सब्सिडीज दे के सपोर्ट करते हैं, ताकि इन पैसों से वो अपना ज़्यादा से ज़्यादा सामान बाहर कंट्री में बेच सके और बाहर से पैसा साउथ कोरिया के अंदर आए। इनका ये प्लान अगले 20 सालों के अंदर ही साउथ कोरिया को पूरी तरीके से ट्रांसफॉर्म कर देता है। जिस कंट्री के पास खाने तक के पैसे नहीं थे, वो साल 1980 आते तक दुनिया के सेकेंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बन चुका था। साउथ कोरिया की किस्मत पूरी तरीके से बदल जाती है। किसी मिरेकल से ये कम नहीं था, इसीलिए इसको मिरेकल ऑफ द हांस रिवर भी बोलते हैं। और ये जो 25 से 30 छोटे बिजनेस को गवर्नमेंट ने खुल के सपोर्ट किया था, उन्हीं में से मछली बेचने वाले दुकानदार को आज के टाइम हम सैमसंग और मेकअप क्रीम बनाने वाली कंपनी को आज के टाइम हम एलजी के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ये कोई छोटे बिजनेस नहीं रह गए थे, ये जाइंट कंपनीज बन चुके थे और साउथ कोरिया के अंदर आने वाला 70% पैसा इन्हीं बिजनेस फैमिलीज की वजह से आ रहा था। अकेले सैमसंग जीडीपी के 20% में कंट्रीब्यूट कर रहा था और देश के जितने भी मेजर बिजनेसेस थे जैसे कि टेक्सटाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और कंस्ट्रक्शन, इन्हीं बिजनेस फैमिलीज़ के हाथों में चले गए थे। इसी वजह से साउथ कोरियंस ने इन फैमिलीज़ को एक नाम दे दिया था, चेबोल्स, जिसका मतलब है वेल्दी ग्रुप। अब जहाँ पे इतनी सारी वेल्थ आती है वहाँ पे पावर इन्वॉल्व हो ही जाती है। इन चेबोल्स को गवर्नमेंट से स्पेशल फेवर्स मिलने लगे और पॉलिटिशियंस इनके एडवाइजर्स पर रिलाई करने लगे थे। ये सब देखने के बावजूद भी वहाँ की पब्लिक इन्हें आग बंद करके सपोर्ट करती थी, क्योंकि लाखों लोगों को इनकी वजह से जॉब्स मिल रही थी। लेकिन फिर आता है 1997 का एशियन फाइनेंशियल क्राइसिस, जो साउथ कोरियन सिटीजन्स की आंखें खोल देता है। टॉप 30 में से 13 चेबोल्स बैंकरप्ट हो जाते हैं, जिसके वजह से साउथ कोरियन इकोनॉमी को भी बड़ा झटका लगता है और वहाँ के लोगों को तब समझ में आता है कि कितना खतरनाक होगा अगर सिर्फ कुछ चुनिंदा फैमिलीज़ के हाथों देश का सारा बिजनेस सौंप दिया जाए और इकोनॉमी उनके ही ऊपर डिपेंड हो जाए। सिर्फ इतना ही नहीं, टाइम टू टाइम मल्टीपल स्कैंडल्स, क्राइम्स और करप्शन के केसेस भी इनके सामने आने लगे, लेकिन गवर्नमेंट इनके खिलाफ कोई सख्त एक्शन नहीं उठा रही थी। इन चेबोल्स के बढ़ते हुए डोमिनेंस को देख के वहाँ की पब्लिक परेशान हो चुकी है और आज के टाइम ज़्यादा से ज़्यादा साउथ कोरियंस इन चेबोल्स के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं। साल 2014, कोरियन एयरलाइन न्यूयॉर्क से सियोल उड़ने के लिए तैयार थी, लेकिन तभी एक चीज़ हो जाती है। फ्लाइट अटेंडेंट चोंग योन नाम के एक पैसेंजर को एक पैकेट नट्स का सर्व करती है, लेकिन ये पैसेंजर फ्लाइट अटेंडेंट पे ही भड़क जाती है, बस इसलिए क्योंकि इसने नट्स को प्लेट्स के बजाय पैकेट्स में सर्व कर दिया था। और इस फ्लाइट अटेंडेंट पे ये खूब चिल्लाती तो है ही, साथ में प्लेन को वापस गेट की तरफ ले जाने का ऑर्डर देती है। पूरा एयरलाइन स्टाफ इसकी सारी बातें मजबूरी में सुन रहा था और जैसा ये बोल रही थी इनको वैसा करना पड़ रहा था, क्योंकि ये कोई आम पैसेंजर नहीं थी, ये इसी कोरियन एयरलाइन के ओनर की बेटी थी। लेकिन फ्लाइट के अंदर बाकी पब्लिक इसके इस एरोगेंट बिहेवियर को देख के बहुत ही ज़्यादा गुस्सा होती है। ये इंसिडेंट आग में घी डालने वाले जैसा था, क्योंकि वैसे ही वहाँ की पब्लिक इन चेबोल से परेशान हो चुकी थी और जब ये न्यूज़ बाहर आती है तो लाखों साउथ कोरियन सड़कों पर उतर आते हैं सिर्फ इसको सज़ा दिलाने के लिए। इतने बड़े पब्लिक प्रेशर को देख के ये लोगों से माफ़ी मांगती है और गवर्नमेंट भी इसके ऊपर एक्शन लेती है। 2 साल के लिए इसको जेल में डाल दिया जाता है। लेकिन जैसा ही ये मामला ठंडा होता है, कुछ ही महीनों के अंदर ही इसकी सारी सज़ा माफ़ कर दी जाती है और इसको जेल से बाहर ले आया जाता है। यह है एसके ग्रुप के चेयरमैन चाय ते-वांग। एसके ग्रुप साउथ कोरिया के लार्जेस्ट टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर है और सेकंड लार्जेस्ट चेबोल है ये। साल 2013 को ये चेयरमैन अपनी ही कंपनी से चोरी से पैसा पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफ़र करते हुए पकड़े जाते हैं
और इन्हें 2 साल के लिए सज़ा भी होती है। लेकिन इनकी ये सज़ा कोई आम सज़ा नहीं थी। इस 2 साल के जेल के दौरान इनसे 1700 से ज़्यादा लोग जेल के अंदर मिलने आए थे और ये सारे के सारे बिजनेस पर्सन थे। अपना $1 बिलियन का एम्पायर ये जेल के अंदर से ही चला रहे थे। 2 साल बाद जब ये सज़ा पूरी करके बाहर आते हैं तो इनको वापस से चेयरमैन की कुर्सी दे दी जाती है। जब कभी भी आप सैमसंग का नाम सुनते हो तो सबसे पहले दिमाग में मोबाइल फ़ोन ही आता होगा। लेकिन फ़ोन्स के अलावा ये बैंक्स, हॉस्पिटल्स, यहाँ तक कि अपार्टमेंट्स को भी कंस्ट्रक्शन करवा के ये बेचते हैं। और साउथ कोरिया के अंदर सैमसंग इतने ज़्यादा बड़े बन चुके हैं कि कोरियन इकोनॉमी का 20% हिस्सा इन्हीं के हाथों में है। तो अगर सैमसंग को कभी भी कुछ होता है तो इसका असर पूरे कोरियन के लोगों को भुगतना पड़ेगा। इसी वजह से साउथ कोरिया के लोग कई बार बोलते हैं कि साउथ कोरिया सैमसंग को ओन नहीं करती, बल्कि सैमसंग साउथ कोरिया को ओन करती है। ली जून यंग साल 2013 को सैमसंग के नए हेड बनते हैं और चार्ज संभालते हैं। पर भले ही ये सैमसंग के ओनर थे, लेकिन सैमसंग के सबसे मनी रिच बिजनेस यानी कि सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स पे इनकी फैमिली का डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था। तो कैसे भी पूरा कंट्रोल ये अपनी फैमिली के हाथों में ही चाहते हैं और इस वजह से ये एक मर्जर प्लान लाते हैं। ये मर्जर प्लान बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल था। इससे बाकी इन्वेस्टर्स के साथ धोखा होता और इस प्लान को सिर्फ गवर्नमेंट ही अप्रूव कर सकती थी। तो इस प्लान को अप्रूव करवाने के लिए ये सीधा साउथ कोरियन प्रेसिडेंट को अप्रोच करते हैं और उन्हें $37 मिलियन की बड़ी रिश्वत देते हैं। ये प्लान उनका अप्रूव हो जाता है और पूरा कंट्रोल इनकी फैमिली के हाथों में आ जाता है। लेकिन कुछ ही महीनों बाद ये पूरा ब्राइबरी स्कैंडल दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाता है, जिसमें पता चलता है कि प्रेसिडेंट ने सैमसंग के हेड ली से रिश्वत ली थी और इन पैसों को इन्होंने अपने सबसे क्लोज फ्रेंड, जो कि इन्हीं की गवर्नमेंट में एडवाइज़र थी, उनके फाउंडेशन में ट्रांसफ़र करवाया था। ये न्यूज़ बाहर आते ही लाखों लोग प्रेसिडेंट के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं और एक स्पेशल कोर्ट के ऑर्डर्स पे प्रेसिडेंट पार्क ग्योन को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और रिज़ाइन देना पड़ा। 5 साल के लिए इन्हें जेल की सज़ा भी होती है। वहीं दूसरी तरफ सैमसंग के हेड ली को भी 5 साल के लिए जेल की सज़ा होती है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद जब साउथ कोरिया को नया प्रेसिडेंट मिलता है, युन सुक प्रेसिडेंट बनते ही जैसे ही पावर में आते हैं, ली की सारी सज़ा को माफ़ कर देते हैं और उनके ऊपर से सारे चार्जेस को हटा देते हैं, ये बोलते हुए कि इकोनॉमिक संकट से निपटने के लिए साउथ कोरिया को अपने बिजनेस लीडर्स की ज़रूरत है। साउथ कोरिया एक परफेक्ट एग्जांपल है कि गवर्नमेंट अगर कुछ चुनिंदा बिजनेसमैन को ही प्रमोट करती है तो अल्टीमेटली ये इतने ज़्यादा बड़े बन जाते हैं कि गवर्नमेंट और लॉ के कंट्रोल के ये बाहर हो जाते हैं। साउथ कोरियन सिटीजन आज के टाइम इन चेबोल से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, लेकिन जब तक इकोनॉमी का कंट्रोल इन चेबोल्स के हाथों में रहेगा तब तक ये अपनी मनमानी ऐसे ही करते रहेंगे। तो सवाल यही है, क्या कभी साउथ कोरिया के अंदर कोई चेंज आ पाएगा? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मैं रेकमेंड करूँगा कि आप नेक्स्ट इस वीडियो को देखें।